हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम आज बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की संस्कृत और सभ्यता पर। हमने पिछले सेशन में संस्कृत और सभ्यता के कुछ तथ्यों पर बात की थी। इससे पहले कहना चाहूँगा, यद्यपि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जो संस्कृत और सभ्यता है, प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो वनडे हो या सिविल सर्विसेज का हो, प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न तो हर हाल में आने ही आने हैं। तो हम बात करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला तथ्य है, उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृत के अंतर्गत अनेक गर्तावास। गर्तावास का मतलब होता है गड्ढा। देखो, गर्त गड्ढे को कहते हैं, आवास मतलब घर, अर्थात गड्ढा घर यहाँ लिखा भी हुआ है। गर्तावास मतलब गड्ढा घर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर होगा बुर्जहुम से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहुम से प्राप्त हुए हैं। ये याद रखना, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक, कि जो गर्तावास कहाँ से प्राप्त हुई है, नवपाषाण काल के गर्तावास कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहुम से प्राप्त हुए। देखो, हमने यहाँ पर किसकी बात कर रही है? नवपाषाण की बात हो रही है। हमने आपको बताया था कि नवपाषाण काल का समय कब से कब तक रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से नवपाषाण ही क्या, मैंने सभी के काल बताए थे, प्रागैतिहासिक, मध्य ऐतिहासिक और नवपाषाण, इन सभी के काल बताए थे, और ये भी बताए थे कि इनका समय क्या है और इनकी विशेषताएं क्या है। आपको ये जानने के लिए पिछला सेशन देखना होगा। हम आज के सेशन की बात करते हैं कि नवपाषाणिक जो संस्कृत थी, उसमें जब लोगों को रहने का ज्ञान हुआ, निवास स्थान की आवश्यकता पड़ी, तो गड्ढे बनाकर लोग रहने लगे। गड्ढे को इस हिसाब से बनाया जाता था कि एक घर नुमा लगता था वो। आज भी हम कई जगह जाते हैं, जैसे बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो वहां पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल पाते हैं। देखते हैं 1 मंजिल या 2 मंजिल वो जमीन के नीचे होता है। धरातल जो होता है, समतल स्थल होता है, उसके थोड़ा सा नीचे होता है। ये कहाँ से लिया गया है? ये नवपाषाणिक संस्कृत ही है। बस अंतर इतना हो गया, वहां पर लोग रहते थे, यहाँ पर शॉपिंग मॉल खोल दिया गया है। तो याद रहेगा, गर्तावास मतलब क्या होता है? गर्त मतलब गड्ढा, आवास मतलब गड्ढा घर, ठीक। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। अब बुर्जहोम कहाँ स्थित है? बुर्जहोम कश्मीर प्रांत में स्थित है। याद रहेगा। एक चीज, गुप्त कराल कभी भी आया नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लेना कि जो गर्तावास कहाँ कहाँ पाया गया है, तो बुर्जहोम और गुप्त कराल में पाया गया है। ये कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। ये दोनों की दोनों कश्मीर में स्थित पाए गए हैं। अगला है, भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण कहाँ से पाए गए हैं? हड्डी के उपकरण, देखो, आज भी बहुत से लोगों के घर में हिरण वगैरह के सींग पाए जाते हैं। तो उन सींगों के मतलब सींगों का बहुत से लोग खूंटी के रूप में उपयोग करते हैं, बहुत से लोग दवाइयों के रूप में उपयोग करते हैं। इस प्रकार से इनका हिरण के सींग की बहुत उपयोगिता होती है। कई बार तो बताया जाता है जैसे हड्डियों में दवाइयां बनाई जाती हैं, क्योंकि हड्डी में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अब ये तथ्य कितना सत्य है, कितना नहीं, ये आप लोग जानिए। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर है चिरांद से। चिरांद कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। यहाँ पटना के पास लिखा है, पटना में ही स्थित है, ठीक। अब पटना कहाँ है? बिहार में है। पटना बिहार की राजधानी है। अगला है, कहाँ की कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे? बुर्जहोम, ठीक। बुर्जहोम कहाँ स्थित है? बुर्जहोम कश्मीर में स्थित, हमने अभी बताया था, ये रहा। बुर्जहोम कहाँ स्थित है? बुर्जहोम कश्मीर में स्थित है। तो ये याद रहेगा कि गर्तावास कहाँ पाया गया? गर्तावास बुर्जहोम में पाया गया। प्रचुर मात्रा में हड्डियां कहाँ पाई गई? चिरांद में पाई गई। चिरांद कहाँ है? पटना में स्थित है। पालतू कुत्ते को मालिक के साथ कहाँ दफनाया जाना शुरू हुआ? तो उत्तर हुआ बुर्जहोम। अच्छा, ये दफनाया क्यों जाता था? इसलिए दफनाया जाता था क्योंकि पालतू कुत्तों को, मतलब जानवर को, देखो, सबसे अधिक वफादार माना गया, और सबसे अधिक वफादार कुत्तों को माना गया है। और इसीलिए तब एक प्रथा थी कि जब मालिक ही नहीं रहा तो ये वफादारी किसके साथ करेगा, इसलिए इसे भी दफना दो। तो कई बार लोग जानवरों को जिंदा दफना दिया जाता था। आगे चलते हैं। ये भी जो जहां पर जितने भी हम आपको बता रहे हैं, ये सभी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, और इन फैक्ट को आपको याद करना ही होगा।
अगला है किस काल के मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य की शुरुआत की थी। तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि नवपाषाणकालीन लोग कृषि की शुरुआत किए थे। उसके पहले तो लोग केवल मांस खाते थे, और जब आग की खोज हुई मध्य पाषाण काल में, पिछले सेशन में हमने आपको बताया है कि जब आग की खोज हुई थी, तब से मानव जो है पका हुआ मांस खाना प्रारंभ किया। जबकि पूरा पाषाण काल में लोग क्या करते थे कि जानवर को मारते थे और उससे खाते थे। उस समय मानव अधिक खाद्य श्रृंखला या अधिक खाद्यान्न जो है अपने पास सुरक्षित नहीं रख पाता था। लेकिन अब नवपाषाण काल में क्या हुआ, नवपाषाण कालीन मानव के पास घर होने लगे, जिससे लोग अब खाद्यान्न जो था अधिक मात्रा में संरक्षित करके रखने लगे। साथ ही साथ उनको मध्य पाषाण काल में जो आग की प्राप्ति हुई थी, आग की खोज किया था, उससे उनको खाने में और अधिक सुविधाएं होने लगी, जिस कारण वो अधिक दिनों तक संचित करने लगे। आग की खोज के साथ साथ जो मानव था ये नवपाषाण काल में आके कृषि कार्य करने लगा। क्यों? क्योंकि उनको कृषि कार्य की आवश्यकता लगी और उन्होंने उसकी शुरुआत की। अगला है कि पहिए का आविष्कार। सभी जानते हैं कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। अब देखो, इसको दोनों तरफ से देखा जा सकता है। एक, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार परिवहन के रूप में किया। दूसरा, पहिए का आविष्कार कृषि कार्य के रूप में भी किया गया। आपको ये बहुत कम जगह पे मिलेगा। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि देखो, कुछ भी आज भी देखो, आप लोग डल्लप देखते हैं, लड़ियां देखते हैं, क्या है ये? इन पे देखो, हम लोग खेत से कोई भी फसल काटते हैं, रखते हैं, घर लेके जाते हैं, या फिर जब खेत में कुछ काम होता है तो लड़ी पे लाद के हम खेत को लेके जाते हैं। तब भी यही प्रथा प्रचलित थी और इसीलिए आवश्यकता हुई पहिए की, और तब पहिए की खोज हुई थी। तब से आज तक पहिया या बैलगाड़ी या कुछ भी समझ लो, ये कब से चला आ रहा है? नवपाषाण काल से चला आ रहा है, अर्थात 5000 से 3000 ईसा पूर्व के मध्य से चला आ रहा है। समझ गए आप लोग? अगला है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। याद रखना, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? हमने आपको पीछे बताया था, पिछले चैप्टर में मेहरगढ़ और कई स्थानों के बारे में आपको हमने जानकारी दी थी। आपको जो हमने जो सेशन डाले हैं, इन्हें अवश्य देखिए। ये प्रश्न आपके आने वाले जो एग्जाम है, जैसे यूपीपी है, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस है, आरओ है, यहाँ तक एसएससी और बैंक में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस और आरओ के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए हम इसे लेके आए हैं। अगला, मेहरगढ़ के बारे में आप पिछले सेशन से ले लीजिए। फिलहाल आपको बता दें, जो मेहरगढ़ है ये पाकिस्तान में स्थित है। अगला तथ्य है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? तो सबसे प्राचीन, देखो, जौ भी दिया जाता है, गेहूं भी दिया जाता है, लेकिन अगर दोनों हैं तो उत्तर आपका गेहूं होगा। अगर गेहूं नहीं है तो उत्तर आपका जौ होगा। जैसे जौ और गेहूं दोनों के कई जगहों पर हमको इसके तथ्य प्राप्त हुए हैं, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसलिए लेकिन इनमें सबसे अधिक प्राचीन गेहूं माना गया है। जौ का संबंध यज्ञ हवन से है। अगर आपको प्रश्न आता है कि प्राचीन काल में पाई गई फसल, किस फसल का संबंध यज्ञ से संबंधित है, तो आपका उत्तर जौ होना चाहिए। आपको ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस फसल का संबंध यज्ञ से है, तो गेहूं, चावल, इन दोनों का ऑप्शन होगा, लेकिन आपको ना गेहूं ना चावल, आपको जौ का उत्तर देना है। अगला है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि इलाहाबाद में स्थित कोलडिहवा इलाहाबाद के उत्तरी प्रांत में स्थित है, मतलब उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। ठीक। अगला है, नवपाषाण कालीन मानव कहाँ रहना आरंभ किया? देखो, नवपाषाण काल का समय कब से कब तक रहा? नवपाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक है। कई विद्वान इसे 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व भी मानते हैं। ये दो तथ्य प्रचलित हैं।
किसके? नवपाषाण काल के बारे में। अब बात आती है नवपाषाण काल को। देखो मध्यकाल में आग का आविष्कार किया। नवपाषाण में आते आते इन्होंने बहुत सी चीजों का आविष्कार किया। उनमें से जैसे नवपाषाण काल में हथियार बनाना शुरू कर दिया। हथियार पहले भी बनाए जाते थे, लेकिन नवपाषाण काल में उसे पॉलिश करना, यानी जो हथियार बनाते थे उसे तराशने लगे, बेहतर बनाने लगे। साथ ही साथ नवपाषाण काल में धातु का भी उपयोग करने लगे थे। अब आवश्यकता हुई कि ये हर चीज करने लगे, परंतु इनको रहने के लिए या फिर अपनी सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाए। एक कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसी तरह नवपाषाण कालीन जो मानव था, अपनी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए, तो अपने रहने के लिए नहीं, अपनी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए इनको एक स्थान का निर्माण करना पड़ा और उसी से बस्तियां बनना शुरू हो गई। क्यों? देखो बस्ती कैसे बनती है? बस्ती बनती है जब कई लोग एक ही स्थान पर रह रहे हो। एक स्थान का मतलब कमरा नहीं होता है या एक घर नहीं होता है। एक स्थान का तात्पर्य होता है कि एक विशेष क्षेत्र जहां पर कई लोग अपने अलग अलग निवास स्थान बनाकर रह रहे हो, जिसे बस्ती कहते हैं। तो यहाँ से नवपाषाण काल से बस्तियों का प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि उनको अपने वस्तुओं को संरक्षित रखने के लिए उसकी आवश्यकता लगी। अगला है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया? देखो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नवपाषाण कालीन मानवों ने किया। क्यों किया था? यह जाहिर सी बात है, जब आग का आविष्कार हुआ और जो खाद्य श्रृंखला थी, इनके खाने पीने की व्यवस्था थी, उसको कहाँ संरक्षित रखेंगे? तो उसके लिए उनको पात्र की आवश्यकता हुई। उन्होंने मिट्टी से बर्तन बनाना शुरू किया। आज कुम्हार वगैरह जो देख रहे हो, ये नवपाषाण काल की ही देन है। अगला, नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र था। इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बेलारी है, इसे याद रखना। बाकी इस प्रश्न की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एग्जाम में ना बराबर पूछा जाएगा, इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर अभी तक जितने हैं, जैसे कृषि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, गेहूं कहाँ से, मतलब गेहूं जो है किस स्थान, मतलब कब से है, या फिर प्राचीनतम फसल, सबसे पुरानी फसल कौन सी है। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये गेहूं भी नवपाषाण कालीन है, पूरा पाषाणिक या मध्य पाषाणिक नहीं। हाँ, नवपाषाण का एक और नाम है उत्तर पाषाण संस्कृत, याद रखना। चावल का साक्ष्य, मानव बस्तियां, मिट्टी के बर्तन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, नवपाषाण कालीन एक गड्ढा हुआ गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ? इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे भी छोड़ दो। अगला है, सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया था? आप जानते हैं कि क्या होगा उत्तर? नवपाषाणी। चित्रकला का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये मिर्जापुर से। मिर्जापुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित एक जिला है, याद रहेगा। चित्रकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? चित्रकला का प्रथम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। देखो ये उत्तर प्रदेश के बारे में भी है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे है, पॉलिश लगाने की कला। हमने अभी आपको बताया था कि इनको जब नवपाषाण संस्कृत में ये लोग प्रवेश किए तो अपने हथियारों को पॉलिश करने शुरू कर दिए। पॉलिश का तात्पर्य था कि जो हथियार बनाते थे उन्हें ये तराशने लगे। अगला है, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। अभी हमने देखो बताया था चित्रकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? मिर्जापुर से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मिर्जापुर से प्राप्त हुआ था। आपको यही याद रखना है, इनकी आवश्यकता नहीं है, हमें उतना पढ़ना है जितने की आवश्यकता है। हम बाकी याद रखना है तो याद रख लीजिए, सिंघलपुर और बेलारी। अगला है, देखो यहाँ पर ये चित्र मिर्जापुर का दिया हुआ है, ठीक। अगला है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र। तो चित्रों में देख लो कि किस जिले के प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। उत्तर है मिर्जापुर। अभी हमने आपको बताया था कि मिर्जापुर से जो है चित्र हमें प्राप्त होते हैं। अगला, मिर्जापुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का एक राज्य है।
D.L. ड्रक द्वारा प्रस्तुत मिर्जापुर के 1911 ईस्वी के गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहां के चित्र में गुफाओं को बताया गया है। सर्व प्राचीन मानव निवास स्थल कहाँ है? ये मिर्जापुर में स्थित है। कहाँ पर है? ये रहा, ये मिर्जापुर का चित्र है। यहाँ देखो घायल सुअर बताया गया, क्योंकि शिकार किया हुआ सुअर है ये, इसका शिकार किया गया था, उसे ही यहाँ लिखा गया है। इसका समय भी दिया हुआ कितना है? 5000 ईसा पूर्व। देखो समय यहाँ पर दिया हुआ है, ये समय दिया हुआ है। अगला है, मिर्जापुर की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? कैमूर की पहाड़ियों पर। कहाँ लिखा पाए गए हैं? ये पाए गए हैं कैमूर की कहाँ गया? हाँ, मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर? देखो पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र कहाँ पाए गए हैं? कैमूर की पहाड़ियों पाए गए। अब कैमूर की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? तो दरअसल बात यह है, जो कैमूर की पहाड़ियां हैं ये मध्य प्रदेश में मतलब एमपी में विंध्य पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? विंध्य पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी में कैमूर की पहाड़ियां पाई जाती हैं। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। अगला है, ये बता दिया कि कैमूर की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जबलपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की जो पहाड़ियां हैं किस श्रेणी पाई जाती हैं? विंध्य पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ बात की है कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है, लेकिन बात यहाँ पर कर रही है मिर्जापुर क्षेत्र की पहाड़ियां। ठीक, तो यह समझने वाली बात यह है कि जो विंध्य पर्वत श्रेणी है ये मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश करती है। तो पर्वत श्रेणी ये जो है विंध्य पर्वत श्रेणी है, कैमूर जो है 50 मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना? 50 मील के क्षेत्र में फैला हुआ है, और ये जबलपुर से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश तक आती है। समझ गए आप लोग? यहाँ से जो मिर्जापुर है, यहाँ से कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 100 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। इनकी आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये हमें जानने की जरूरत नहीं है। अगला है, मिर्जापुर किस क्षेत्र में पड़ता है? हम बता चुके हैं आपको, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला, उत्तर प्रदेश की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर है? आखेट पर है। हाँ, ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आखेट पर चित्र क्यों है? क्योंकि उस समय चित्रकला में सिर्फ यही प्रचलित था। जो नवपाषाण काल था, उस समय मानव किसी भी कलाकृत को बनाने में सक्षम नहीं था, सिवाय उसके जो कार्य वो करते थे। इसका सीधा सा कारण ये था कि जो मानव का विकास इस समय हुआ है, जो मानसिक डेवलपमेंट, मेंटल पावर इसमें है, उस समय के मानवों में वो पावर नहीं थी, और जिस कारण उनके अंदर वो उस प्रकार का विकास नहीं हो सका कि किसी का अन्य प्रकार से या कोई और तरीके से चित्र बनाया जा सके। तो जो वो देखते थे बस उसी का अवलोकन वो करते थे। अगला है, हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिलते हैं? उत्तर है सोरहो घाट। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ अंकित किया गया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पाया गया है? मिर्जापुर में पाया गया। आप केवल इतना याद रखिए कि मिर्जापुर में पाया गया है। आपसे ये भल्डरिया नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसे याद कर लीजिए कि भल्डरिया में पाया गया। भल्डरिया कहाँ स्थित है? मिर्जापुर जिले में स्थित है। अगला है, किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में मिर्जापुर के घायल सुअर को अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई? उत्तर है A.H. बाड्रिक। हमने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के बारे में इसके पहले जो सेशन किया था उसमें आपको हमने बताया है। अगले प्रश्न, अगले तथ्य हैं। देखो यहाँ पर कुछ पुस्तक हैं और उनके लेखक दिए गए हैं। पहले हैं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्ता। रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। महादेव हिल्स मतलब महादेव की पहाड़ियां कहाँ पाई गई हैं? ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य में स्थित, मतलब इनके बॉर्डर पर विंध्य पर्वत श्रेणी की ही एक पहाड़ियां हैं, मतलब हिल्स हैं,
जिन पर ये महादेव मतलब एक चट्टान पर महादेव के चित्र उकेरे गए हैं। ठीक, किसने लिखा है? तो D.H. गार्डन ने लिखा है। हमारे लिए ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, खासकर ये तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ी बहुत है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आता है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। किसने लिखा? एलन हार्टग ब्राडिग ने। अभी हमने बताया था A.H. ब्रॉडिग। ठीक, अभी हमने बताया था आपको, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर है प्री हिस्टोरिक इंडिया। किसने लिखा है? स्टुअर्ट पिगॉट ने। ये प्रश्न मतलब जो ये वाली पुस्तक है कई बार पूछी जा चुकी है। ये पुस्तक एक बार नहीं कई बार प्रश्नों में पूछी गई, एग्जाम में पूछी गई, इसलिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको इसे भी याद रखना है, इसे भी याद रखना है, क्योंकि ये भी कभी पूछी जा सकती है, बल्कि कभी नहीं जल्दी ये पूछी जाने वाली है, इतना पता है। अगला है इंडियन पेंटिंग, पर्सी ब्राउन। कौन? इंडियन पेंटिंग किसने लिखी है? पर्सी ब्राउन ने लिखा है। ये 3 पुस्तक आपको हर हाल में याद रखनी है। पहली प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, एलन हॉटक ब्रॉडिग। दूसरा प्री हिस्टोरिक इंडिया। देखो एक में पेंटिंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पेंटिंग दिया हुआ है। ठीक, दूसरी इंडिया है, हाँ, एक में पेंटिंग है, दूसरी में इंडिया है। प्री हिस्टोरिक दोनों में है। ठीक, अगला इंडियन पेंटिंग है, ये तो आपका अलग ही हो गया। इंडियन पेंटिंग है, तो जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है ब्रॉडिग ने लिखा है, और जो इंडिया है इसे स्टुअर्ट पिकॉक ने लिखा है। याद रहेगा, इंडियन पेंटिंग पर्सी ब्राउन ने लिखा है। अगला है मिर्जापुर से प्राप्त चित्र किस काल के हैं? उत्तर पाषाण काल। यहाँ पर देखो मैंने अभी तक क्या बताया है, 9 पाषाण काल में पाए गए हैं। ठीक, मिर्जापुर का जो चित्रकला है ये कब के हैं? 9 पाषाण काल के हैं। ठीक, समय कब से कब तक का है? समय इनका 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व बताया गया है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है उत्तर पाषाण काल। जी हाँ, 9 पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उच्च कोटि के पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा था। अगला है मिर्जापुर से प्राप्त शैल चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? उत्तर लाल। इम्पोर्टेंट है। अगला है, देखो आपके लिए लेके जो सेशन आया हूँ या ये जो तथ्य लेके आया हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इतनी जल्दी एक स्थान पर प्रत्येक ये तथ्य नहीं पाए जाते हैं, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला है कि मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देखते हैं? घोड़े और हाथी की। क्यों देखते हैं घोड़े और हाथी की? क्योंकि हम जो शिकार करते थे वो घोड़े और हाथी पे बैठ के करते थे। कारण क्या था? घोड़े की रफ्तार इतनी थी कि हम किसी भी अन्य जानवर से बचकर निकल सकते थे। अगर किसी शेर या बाघ ने हम पर अटैक किया तो हम घोड़े की मदद से भाग सकते थे। हाथी की ऊंचाई अधिक होती थी और हाथी के बल की वजह से कोई भी जानवर आज भी है कि हम जब किसी भी पार्क में जाते हैं, जैसे दुधवा नेशनल पार्क है, यहाँ जाओ तो मैक्सिमम गाड़ी से की बजाय हाथी की सवारी करवाते हैं और हाथी से बिठा के आपको पूरे पार्क टहलवाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि कोई भी जानवर इतनी जल्दी हाथी के पास नहीं आता है। उत्तर आपको समझ में आ गया? इसी कारण जो है हाथी और घोड़े की ही छवियां हमें अधिकांश दिखाई गई हैं, परंतु एक सिर्फ ऐसी है जो घायल सूअर की दिखाई गई है, वो आपको पता है। अगला है लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? मिर्जापुर से संबंधित है, क्योंकि लखनिया मिर्जापुर में स्थित एक क्षेत्र है। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कारण क्या है? यहाँ पर नृत्य दृश्य की बात की जा रही है कि नृत्य दृश्य के चित्र अंकित किए गए हैं। कहाँ अंकित किए गए हैं? लखनिया दरी में किए गए हैं। लखनिया दरी कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में स्थित है। मिर्जापुर के लखनिया दरी से जो चित्र पाए गए कैसे हैं? नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। ठीक, अगला है मिर्जापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट विंडम जाना जाता है, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जाना जाता है। आपको जो उत्तर प्रदेश वाला आप पढ़ेंगे उसमें आपको ये बहुत मिलेगा।
जो उत्तर प्रदेश वाला आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको ये बहुत मिलेगा कि जो पिकनिक स्पॉट है, प्राचीन काल का पिकनिक इतिहास, मतलब पिकनिक स्पॉट है, वो कहाँ पाया गया? तो पिकनिक स्पॉट मिर्जापुर में पाया गया है, याद रहेगा। या फिर अगर पिकनिक स्पॉट ना दिया हो, सीधे विंडम दे दिया गया है, याद रहे विंडम कहाँ पाया गया? मिर्जापुर में पाया जाता है। या विंडम किसके लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर के लिए प्रसिद्ध है। विंडम है क्या? तो एक पिकनिक क्षेत्र है जहाँ लोग टहलने जाते हैं या पिकनिक मनाने जाते हैं। अगला है कि घोड़मंगर नामक प्रागैतिहासिक स्थल किन पहाड़ियों पर स्थित है? कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में स्थित है। और यहाँ पर किस प्रकार की पहाड़ी पाई जाती है? तो कैमूर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। किस प्रकार की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? कैमूर पहाड़ियाँ पाई जाती है, हालांकि आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है, किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है? आपके लिए इसकी भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप याद रखना चाहते हैं तो हरणी हरण कर सकते हैं, इसकी कोई मतलब इतनी आवश्यकता नहीं है। अगला है सिंघनपुर। सिंघनपुर चित्रों की खोज कब और किसने की? ये इंपॉर्टेंट है। सिंघनपुर जो है ये अपने राज्य में नहीं स्थित, मतलब उत्तर प्रदेश में ना स्थित होकर ये उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है वो छत्तीसगढ़ है, जहाँ सिंघनपुर स्थित है। इसकी खोज कब की गई थी? 1910 में की गई थी। और ये कहाँ किसने किया था? C.W. एंडरसन ने किया था। किसने किया था? C.W. एंडरसन ने किया था। खोज कब की गई थी? 1910 में की गई थी। तो सिंघनपुर क्षेत्र कहाँ स्थित है? पहली बार हाँ दिया है नीचे, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है। और रायगढ़ जिले के कहाँ पर स्थित है? जो माठ नदी है, यहाँ पर नदी भी आ गई, रायगढ़ जिले के नजदीक, या रायगढ़ जो जिला है यह किस नदी के नजदीक स्थित है? माठ नदी के नजदीक स्थित है। ठीक, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। सिंघनपुर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित। जिला रायगढ़, नदी माठ नदी। खोज 1910 में किसने की? C.W. एंडरसन ने किया था, याद रहेगा। कंगारू के चित्र प्राप्त हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं, पर कंगारू के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंघनपुर गुफा से प्राप्त हुए हैं। क्योंकि अब यहाँ पर कंगारू चित्र इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिंघनपुर गुफा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का जिला कौन सा है? रायगढ़ जिला है, जहाँ पर सिंघनपुर गुफा पाई जाती है, याद रहेगा आपको। ठीक है, अगला आगे चलते हैं। जंगली सांड को पकड़ते तथा बर्छी से छेदते हुए आखेटकों की मनोहारी दृश्य कहाँ अंकित की गई है? सिंघनपुर में की गई है। इसकी आवश्यकता आपको याद करने की नहीं है। अगला है, एक घायल भैंसा तीरों से बिंधा हुआ दम तोड़ते कहाँ चित्रित है? इनके चारों ओर भाले की यह शिकारियों का दल है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। बाकी याद रहे कि आखेट करते हुए भैंसे, सांड, इनका जो चित्रण किया गया है ये सिंघनपुर में स्थित है। बस इतना याद रखना, भैंसे और सांड का चित्रण, मतलब भैंसे और सांड इनका शिकार करते हुए चित्रण कहाँ किया गया है? सिंघनपुर में किया गया है। बाकी आपको आवश्यकता नहीं है। क्षेपांकन पद्धति के चित्र सर्वप्रथम या सर्वाधिक कहाँ अंकित किए गए हैं? आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्षेपांकन चित्र पद्धति जो चित्र है ये कहाँ पाई गई है? ये सिंघनपुर जिले में पाई गई है। अब ये है क्या? ये स्केच देखा है आप लोगों ने? जो स्केच अक्सर आप लोग बनाते भी होंगे, पेंसिल का स्केच जिसमें विदाउट कलर होता है, जो आप किसी प्रकार का ड्रा नहीं करते हैं। ठीक, मोबाइल में भी होता है, फोटो खींचो और एक स्केच का वो होता है, ऑप्शन होता है, उसी प्रकार से बनाया गया है। कहाँ स्थित है? सिंघनपुर में पाया गया है। ये जो है सिंघनपुर का स्केच वाला दिखाया गया है, यह क्षेपांकन दिखाया गया है, मतलब प्रतिछाया क्षेत्र या प्रतिछाया पद्धति दिखाया गया है। ठीक, अगला है, पंचमढ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पंचमढ़ी रामायण से भी संबंधित है। ठीक, पंचमढ़ी कहाँ पाई जाती है? पंचमढ़ी कहाँ पाई गई है? उत्तर प्रदेश में पाई गई नहीं, मध्य प्रदेश में पाई गई है।
पंचमढ़ी गुफा कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है? तो विंध्य पर्वत श्रेणी में ही पंचमढ़ी गुफाएं पाई गई हैं। ठीक, याद रहेगा गुफा कहाँ है? विंध्य पर्वत श्रेणी में पाई गई है। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? डॉक्टर G.R. हंटर ने। कब किया था? 1932 ईस्वी में किया था। अगला है, स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र हैं? पंचमढ़ी के हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला, घरेलू तथा सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र जैसे आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्रित करते, घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, यहाँ पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाद्य यंत्रों को बजाते हुए वादक, शस्त्रधारी सैनिक इत्यादि कहाँ अंकित किए गए? शस्त्रधारी की आवश्यकता नहीं है, परंतु वाद्य यंत्रों को बजाते हुए वादक का चित्रण कहाँ अंकित किया गया है? उत्तर होगा पंचमढ़ी में किया गया है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, जो कि विंध्य पर्वत श्रृंखला का एक क्षेत्र पाया जाता है। पंचमढ़ी के ये चित्र पंचमढ़ी गुफा में पाए गए हैं। आखेट के लिए प्रस्थान करते, मतलब आखेट के लिए जाते हुए या शहद एकत्रित करते। यहाँ पर 3 केवल आपको याद रखने हैं। एक, शहद एकत्रित करते हुए चित्रण कहाँ पाया गया है? पंचमढ़ी में। दूसरा, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए कहाँ पाया गया है? पंचमढ़ी में पाया गया है। दूसरा, घुड़सवार योद्धा कहाँ पाए गए हैं? पंचमढ़ी में पाए गए हैं। बाकी आखेट के लिए प्रस्थान, शस्त्रधारी सैनिक, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं, परंतु शहद, घुड़सवार और वाद्य यंत्रों, इनका उपयोग कहाँ किया गया या ये कहाँ अंकित किए गए, ये चित्र कहाँ बनाए गए हैं? तो पंचमढ़ी गुफा में बनाए गए हैं। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है कि सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र कहाँ मिलते हैं। अगला है, सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण कहाँ मिलता है? आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ पाया गया है? धनुर्धर कहाँ पाए गए हैं? पंचमढ़ी में पाए गए हैं। देखो, जितनी भी सैनिक गतिविधियां हैं, इनके चित्रण कहाँ पाए गए हैं? पंचमढ़ी में पाए गए हैं। इससे सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो, घुड़सवार योद्धा, ठीक, शस्त्रधारी सैनिक, सशस्त्र युद्ध दृश्य, धनुर्धारों चित्र, मतलब युद्ध से संबंधित जो चित्र पाए गए हैं, कहाँ पाए गए हैं? पंचमढ़ी गुफा में पाए गए हैं। ठीक, अब बचता है आपका वाद्य यंत्र बजाते हुए। वाद्य यंत्र जो संगीत से संबंधित है, ना कि युद्ध से संबंधित है, इसलिए इसमें दिक्कत हो सकती है। तो ये केवल इतना याद रखना, वाद्य यंत्र को बजाते हुए कहाँ पाया गया है? पंचमढ़ी में पाया गया है। घुड़सवार, मतलब और युद्ध से संबंधित दृश्य कहाँ पाए गए हैं? ये पंचमढ़ी में पाए गए हैं, चाहे वो घुड़सवार हो या फिर सैनिक हो या धनुर्धर हो। ठीक, दूसरा, शहद एकत्रित, शहद और वाद्य यंत्र याद रखना, बाकी आप कर लेंगे, इतना पता है, बाकी आपको याद रहेगा। तो शहद और वाद्य यंत्र पंचमढ़ी में, बाकी सैनिक गतिविधियों से संबंधित जो है वो पंचमढ़ी गुफा में पाए गए। याद रहेंगे 2 तथ्य। ठीक, अगला है, पंचमढ़ी के चित्र ज्यादातर किस रंग से बनाए गए हैं? महत्वपूर्ण है ना। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि जो मिर्जापुर क्षेत्र है, उसमें किस रंग का उपयोग किया गया है? मिर्जापुर क्षेत्र में लाल रंग का उपयोग किया गया है। वहीं में पंचमढ़ी में सफेद रंग का उपयोग किया गया है। किस रंग का उपयोग किया गया है? सफेद रंग का उपयोग किया गया है। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? अभी हमने आपको बताया था H.D. गार्डनर की है। ठीक, याद रहेगा। इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, हो सके तो याद कर लेना। पंचमढ़ी में प्राग ऐतिहासिक चित्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पुतरी कहा जाता है। इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना, पंचमढ़ी में जो प्राग ऐतिहासिक चित्र हैं, इन्हें पुतरी कहा जाता है। सितार वादक तथा गर्दभ मुख देवता के चित्र कहाँ से प्राप्त है? सितार वादक या देखो, अभी हमने आपको ऊपर बताया था, कहाँ गया? ये रहा, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए सितार वादक, सितार वाद भी, सितार जो है ये भी एक वाद्य यंत्र है। तो सितार वादक तथा गर्दमुख देवता के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पंचमगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पंचमगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। याद रहेगा। गर्दभ के मुख देवता, गर्दभ किसे कहते? गधे को कहते हैं। हंसी वाली बात है, लेकिन गर्दभ किसे क्या कहा जाता है? गधे को कहा जाता है। अब यहाँ पर आ रहा है गर्दभ मुख देवता, किसे, मतलब ये कहाँ पर स्थित है? तो पंचमढ़ी में पाया गया है। पंचमढ़ी की जो पहाड़ियां हैं, जो विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित हैं, यहाँ पर सितारवादक, गर्दभ मुख देवता, शहद और सैनिक
गतिविधियां, इनके चित्र कहाँ पाए गए हैं? पंचमढ़ी में पाए गए हैं। आज का यह क्लास यहीं तक था। आपको अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।